हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने अलाइनमेंट और बॉर्डर के बारे में सीखा था। आज की वीडियो में हम इंडेंटेशन, नंबर्स और मर्ज सेल के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इंडेंटेशन के बारे में। इंडेंटेशन होता क्या है? इंडेंटेशन देखा जाए तो एक वाइट स्पेस या एक स्पेस होता है जो हम टेक्स्ट के आगे लगाते हैं। आपने टेक्स्ट के पीछे तो स्पेस लगाया होगा, लेकिन टेक्स्ट के आगे जो हम स्पेस लगाते हैं उसे इंडेंटेशन कहते हैं। बट ये हमें किस तरह से हेल्प करता है टेक्स्ट को चेंज करने में। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं कि ये जो स्पेस हम क्रिएट करते हैं ये किस तरह से हमें हेल्प करता है। आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट और ग्रुप का एग्जाम्पल आपके लिए रेडी किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लिस्ट है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। ठीक है, उसके अलावा यहाँ कुछ और चीज़ें भी मैंने लिखी हैं रैंडम सी। ठीक है, अभी आप इन्हें देख रहे होंगे और आपको इन्हें रीड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब आप इन्हें रीड करेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कौन सा टास्क कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म हो रहा है। बट अगर हम थोड़ा सा इसमें इंडेंटेशन का तड़का लगा दें तो आप देखेंगे कि इसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टास्क को सिलेक्ट करेंगे, सभी टास्क को। टास्क 1 इसको हम पहले बोल्ड कर देते हैं, टास्क 2 इसे बोल्ड कर देते हैं और टास्क 3 और बोल्ड कर देते हैं। आप देखेंगे थोड़ा सा क्लैरिटी हमारे टेक्स्ट में बढ़ गई है, बट स्टिल टेक्स्ट के जो इम्पोर्टेंस है वो क्रिएट नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टास्क 1 का आइटम है ग्रुप में, उन सारे आइटम को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब के अलाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 एरो की करके आपको डिनोट होगा, एक लेफ्ट की तरफ है और एक राइट की तरफ है। तो आप देखेंगे जब भी मैं इस पर अपना माउस का कर्सर ले जाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे लिख कर आ रहा है इंक्रीज इंडेंट, यानी हम इंडेंट को इंक्रीज करेंगे। और मूव योर कंटेंट फर्दर अवे फ्रॉम द सेल बॉर्डर। ठीक है, अगर आप इसको राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले ले जाएंगे तो आप लिखेंगे, इसमें लिखा है मूव योर कंटेंट क्लोजर टू सेल बॉर्डर। ठीक है, अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम लेफ्ट वाले पे डिक्रीज पे क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी 0 है, तो इंक्रीज तो हुआ ही नहीं। बट अगर हम राइट साइड वाले इंडेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा राइट अलाइन हो गया है, राइट साइड में हो गया है। ये बिल्कुल लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट से स्टार्ट तो हो रहा है बट कुछ वाइट स्पेस इसमें ऐड हो गया है, जबकि हमने अभी भी कोई स्पेस इसमें ऐड नहीं किया है। आप देखेंगे अगर यही काम मैं मैनुअल करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम स्पेस बार को प्रेस करना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा कि मैंने कितने बार स्पेस बार को एंटर किया है, क्योंकि अगर मैंने स्पेस बार कम एंटर करे तो आप देखेंगे इसका अलाइनमेंट खराब हो गया। मैं इसे वापस से कर देता हूं रिवर्ट। आप देखेंगे अब हम वापस इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको राइट इंडेंटेशन में करेंगे। अब देखेंगे ऑटोमेटिक सारा ही टेक्स्ट हमारा इंडेंट हो गया और हमें कोई भी स्पेस अलग से एंटर करना नहीं पड़ा। ठीक उसी तरह मैं टास्क लिस्ट 3 में जाता हूं और इसको राइट इंडेंट करता हूं। तो आप देखेंगे अब हमें रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है कि टास्क 1 में हमारी ये टास्क है, टास्क 2 में हमारी ये 3 टास्क हैं और टास्क 3 में हमारी ये 3 टास्क हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको एक और एग्जांपल से सीखते हैं कि इसका यूज़ और कहाँ कहाँ हो सकता है। तो एक दूसरा यूज़ है जो ज़्यादातर कंपनीज में यूज़ होता है मैनेजमेंट हायरार्की को समझाने के लिए। अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट की डिटेल लिखी है, जैसे जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सो ऑन सो। तो अभी अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि कौन किसको रिपोर्ट करता है, ठीक है, या कौन किसके पैरेलल काम कर रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक सीनियर मैनेजर है और एक सीनियर मैनेजर यहाँ भी है, बट क्या ये सीनियर मैनेजर इस मैनेजर को रिपोर्ट करता है या इसको? ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अभी इसको इंडेंट करना शुरू करता हूँ तो मुझे इतना पता है कि ये सारे ही लोग जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो मैं सारा ही टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूं और इसको एक बार राइट इंडेंट करता हूं। अब आप देखेंगे अब हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि ये सारे ही लोग जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ 2 सीनियर मैनेजर हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये जितने भी लोग इसके नीचे होंगे अपार्ट फ्रॉम सीनियर मैनेजर, वो सारे इस पर्टिकुलर सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो मैंने ये सारा मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, और इसको यहाँ से एक बार राइट में और इंडेंट किया तो आप देखेंगे ये एक और सब कैटेगरी बन गई उसकी। देन आप देखेंगे यहाँ पे हमें 2 मैनेजर हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 2 मैनेजर क्या है, पैरेलली काम कर रहे हो सकते हैं,
बट एक असिस्टेंट मैनेजर किसी ना किसी मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और एक एग्जीक्यूटिव किसी ना किसी असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर एग्जीक्यूटिव को इंडेंट करेंगे और हम ये जानते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर को करेगा रिपोर्ट। ठीक है, देन आप देखेंगे ये हायरार्की बन गई कि ये हमारे टॉप लेवल है, ये उसका बॉटम लेवल, ये उसका बॉटम लेवल, ये उसका बॉटम लेवल और ये उससे भी बॉटम लेवल पर। और आप देखेंगे ये मैनेजर और ये मैनेजर सेम सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, तो इनका लेवल सेम है। अब आप देखेंगे, अब ये जो नीचे वाला सीनियर मैनेजर है, हम इसको क्या करते हैं, टैप करते हैं, तो आप देखेंगे इसकी हायरार्की चेंज हो गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे सीनियर मैनेजर के जस्ट नीचे असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव और ट्रेनी है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको भी सेलेक्ट करके इंडेंट करेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, मेन ऑप्शन को यानी जनरल मैनेजर को बोल्ड कर देंगे, सीनियर मैनेजर्स को बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो आपको हायरार्की को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी कि कौन किसको, कौन सा मैनेजर या कौन सा पर्सन किसको रिपोर्ट करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है जो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ कि अगर हम कोई टेबल बनाते हैं तो हम टेबल की हायरार्की को भी बना सकते हैं। आइए इसमें हम बॉर्डर भी लगाएंगे ताकि इसको समझना ईजी हो जाए। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने सीखा था, हमें अगर कंप्लीट बॉर्डर लगाना हो तो हम बॉर्डर वाले सेक्शन में जाके और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाएंगे। तो हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर हम इसे रीड करना शुरू करते हैं तो ये हमारा टॉप लेवल क्या है, एक्सपेंस बजट है जो कि 1 लाख का है। उसके बाद बजट के अंदर कुछ हेड्स है जैसे स्टेशनरी, एडमिन और पेटी केस बुक। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ तो आपको ये रीड करना इजी हो रहा है, मगर अगर इसे आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको सारे ही आइटम को पढ़ना पड़ेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे मेन आइटम है उनको हम सेलेक्ट करके बोल्ड करेंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, सारे ही मेन आइटम को बोल्ड कर दिया। आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हमें होती जा रही है। अब हमने क्या देखा कि जो जितना भी स्टेशनरी का आइटम है हम उनको सेलेक्ट करेंगे और उसको भी राइट इंडेंट कर देंगे। फिर एडमिन के भी जितनी भी डिटेल है उसको राइट इंडेंट कर देंगे और इसी तरह पेटी केस बुक के भी ऑब्जेक्ट्स को सबको राइट इंडेंट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे अब हमें बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा कि ये हमारा एक्सपेंस बजट है जिसके अंदर स्टेशनरी, एडमिन, पेटी केस बुक है। अब ये सारे ही आइटम क्या है, एक्सपेंस बजट को के अंडर कैटेगरी में आते हैं, तो हम सबको सिलेक्ट करके एक बार और इसको इंडेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ये हमारा जो टेबल है काफ़ी अच्छा सा हमें समझ में आने लगा है। इसको सिलेक्ट करते हैं हेडर्स को और इन्हें भी बोल्ड करते हैं। इसमें एक हल्का सा ब्लू कलर हम फिल कर देते हैं ताकि ये इसको डार्क हाईलाइट करे और इसका फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं। अब क्योंकि हमारा जो मेन हेडर है वो एक्सपेंस बजट है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ग्रे कलर कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह जितने भी हमारे मेन हेडर्स हैं उनको हम सबको सिलेक्ट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, अब जितने भी एक्सपेंस बजट के सब हेड हैं उनको भी हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर देंगे। तो इनको भी हमने सिलेक्ट किया, इनको हल्का सा ग्रेश कलर कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे अब हमें पता चल रहा है कि ये हमारा मेन बजट है, ये स्टेशनरी है, ये एडमिन। ठीक है, और हमें इसके सारे सब हेड्स इजीली समझ में आने लगे। तो हम इंडेंटेशन का यूज करके अपने डेटा में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसकी हायरार्की को मेंटेन कर सकते हैं, उसके हेड को मेंटेन कर सकते हैं या उसे एक ग्रुप क्रिएट करके सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था इसको समझने के लिए। तो आप देखेंगे क्लैरिटी हमें कितनी अच्छी हो जा रही है कि हमारा एक्सपेंस बजट 1 लाख का था, उसमें स्टेशनरी 15,000, एडमिन में 35,000 और पेटी केस बुक में 6,000 रुपये का एक्सपेंस है और बाकी रिमेनिंग बैलेंस बचा। ठीक है, और ये जो लेबल्स है इसको हम चला सेंटर अलाइन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो याद है आपने वो लास्ट वीडियो में हमने एक टेबल बनाया था जिसमें हमने स्टूडेंट की डिटेल को मेंशन किया था। सो मर्ज सेल का ज़्यादातर यूज जो देखा गया है वो जब हम मल्टी हेडर्स पे काम करते हैं, यानी अगर हमारे टेबल में मोर देन 1 हेडर्स है। तो आइए इसे समझते हैं क्या है। अभी हमारे पास जो करंट डेटाबेस है, आप इसमें देखेंगे कि हर एक कॉलम के लिए एक हेडर हमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हमें इस हेडर्स को भी कैटेगरी में डिवाइड करना हो,
जैसे एग्जाम्पल के लिए ये हमारी स्टूडेंट की डिटेल है, ये हमारी कोर्स की डिटेल है, और ये कोर्स का ड्यूरेशन या उसके स्टेटस है या टाइमिंग स्टेटस है। तो अगर हम इन कॉलम को भी एक ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, ठीक है। आप देखेंगे कि अब हमें यहाँ पे क्लैरिटी आएगी कि ये जितने भी कॉलम हैं वो कोर्स स्टेटस को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी कॉलम हैं वो कोर्स की डिटेल के बारे में हैं, और ये जो कॉलम हैं वो सारे के सारे हमें स्टूडेंट की डिटेल दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे हमने एक ब्लैंक स्पेस हर एक के बाद छोड़ दिया है, जो कि काफ़ी ऑड लग रहा है देखने में, और फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा इसकी हाइट इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो एक्सेल में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। अगर सोचिए कैसा होता अगर ये डिटेल, ये दोनों सेल एक सेल होते, ठीक है, और ये स्टूडेंट डिटेल बिल्कुल सेंटर में आ रहा होता, ताकि हमें समझ में आया था कि ये दोनों ही कॉलम स्टूडेंट डिटेल को रेफर कर रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल के अंडर में आते हैं। तो आइए हम इसको करते हैं। हमने स्टूडेंट डिटेल्स के आगे वाला कॉलम सेल सेलेक्ट कर लिया, और हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। जैसे आप देखेंगे मैंने मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक किया तो ये जो दो सेल थे अब वो एक सेल में कन्वर्ट हो गए, और अब ये जो स्टूडेंट डिटेल है वो दोनों ही कॉलम के ऊपर आ गया है, यानी वो दोनों स्टूडेंट डिटेल यानी नेम और एज अब स्टूडेंट डिटेल का पार्ट हो गए हैं। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ से कोर्स डिटेल से आगे सेलेक्ट करना शुरू करता हूँ और तीनों सेल को सिलेक्ट करता हूँ और फिर मर्ज एंड सेंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे ये कोर्स डिटेल अब इन तीनों कॉलम को कवर कर रहा है। ठीक इसी तरह अगर मैं कोर्स स्टेटस को और बाकी सेल को सिलेक्ट करता हूं और इन्हें मर्ज करता हूं, ठीक है, तो अभी क्या, क्योंकि बॉर्डर नहीं है तो आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मैं एक फटाक से बॉर्डर लगा देता हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिटेल है वो कॉलम की डिटेल एक लेवल हमने और इंक्रीज कर दी है, यानी अगर कोई भी अब इस टेबल को पढ़ेगा तो समझ में जाएगा कि ये दो कॉलम हमारे जो हैं वो स्टूडेंट डिटेल्स के हैं, ये कोर्स की डिटेल्स के हैं, और ये कोर्स के स्टेटस के बारे में, ठीक है। मर्ज सेंटर में कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे आप देखेंगे जब भी हमें कोई ड्रॉप डाउन मिलता है तो उसमें और भी ऑप्शन होते हैं। अब आप देखेंगे इसमें मर्ज एंड सेंटर के अलावा मर्ज अक्रॉस है, ठीक है, और उसके अलावा मर्ज सेल है और अनमर्ज सेल है। अब इसमें अंतर क्या है मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या किया है, कोर्स डिटेल को मर्ज कर रखा है, अगर हमें इसे वापस अनमर्ज करना होगा तो हम इस ड्रॉप डाउन में जाएंगे और अनमर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने अनमर्ज सेल पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि वो जो कोर्स डिटेल मैंने डी कॉलम में लिखी थी वो वापस से वैसे ही हो गई और दो ब्लैंक सेल हमारे पास रिटेन आ गए, ठीक है। अब हम सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं। मर्ज सेल के अंदर जो सेकंड ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। वो क्या कर रहा है, उसने सारे ही सेल को मर्ज कर दिया और सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं तो आप क्लैरिटी लगेगी। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कोर्स डिटेल्स, और मैं यहाँ से यहाँ तक इस सारे सेल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे जब हमने यहाँ पे किया तो मर्ज अक्रॉस करने पर भी वो सेंटर अलाइन हो गया, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मर्ज अक्रॉस करने पे हमारे सेल तो मर्ज हो गए पर हमारा टेक्स्ट उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रहा, यानी उस पर्टिकुलर अलाइनमेंट पे रहा जो कि लेफ्ट बॉटम है। वो ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने मर्ज सेंटर पे क्लिक किया था तो हमारा ये सेल ऑटोमेटिक से सेंटर अलाइन हो चुका था, तो यानी जब हमने दोबारा मर्ज अक्रॉस पे क्लिक किया तो वो दोबारा अप्लाई नहीं हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें क्लैरिटी हो गई कि अगर हम मर्ज सेंटर की जगह मर्ज अक्रॉस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सारे ही सेल मर्ज तो हो जाएंगे बट जो हमारा मेन टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन नहीं होगा, ठीक है। ठीक इसी तरह इसके जो नीचे इसके बाद वाला जो ऑप्शन है मर्ज सेल, अगर हम इसको ट्राई करते हैं, हम सेम डिटेल यहां लिखते हैं और फिर से सारे सेल को सिलेक्ट करके मर्ज सेल्स पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे मर्ज सेल और मर्ज अक्रॉस में कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। दोनों ही कंडीशन में क्या है, हमारा जो डेटा है वो अपनी जगह पे रहता है, हमारा टेक्स्ट अपनी जगह पे रहता है और हमारे सेल जितने भी हैं वो मर्ज हो जाते हैं। अगर मैं इन पे कर्सर भी लेकर आऊंगा तो आप देखेंगे मर्ज सेलेक्टेड सेल इन द सेम रो इनटू वन लार्ज सेल, मर्ज द सेलेक्टेड सेल इनटू वन सेल। तो इन दोनों का काम सेम है बट इसमें जो टेक्स्ट है
इस पर्टिकुलर में हमारा जो टेक्स्ट है वो हमेशा लेफ्ट अलाइन में रहेगा, वो मूव नहीं होगा, और मर्ज सेल में वो टेक्स्ट की कोई फॉर्मेटिंग को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ सेल्स को मर्ज करेगा। ठीक है, और अनमर्ज सेल हमने सीख लिया कि हमें इसे वापस से अनमर्ज करना हो तो हम इसे यहाँ से अनमर्ज कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आपने सीख लिया होगा अब तक कि हम मर्ज सेल का यूज क्यों करते हैं। तो अलाइनमेंट सेक्शन भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ हिडन सेटिंग्स हैं जो मैं भी आगे आपको बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं नंबर्स की। हम सेम फॉर्मेट दोबारा यूज करेंगे, लेकिन इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। आप देखेंगे नंबर्स की जो फॉर्मेटिंग है उसको मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे इस डेट कॉलम में हमारे पास सीरियल नंबर है, कंप्लीशन परसेंटेज में हमारे पास डेसिमल प्लेसेस के नंबर हैं। ठीक है, और मैंने दो चीजें और ऐड करी हैं, डेट और अपडेट डेट और अपडेट टाइम। ठीक है, बट आप देखेंगे यहाँ पर ये सब फॉर्मेट बिगड़ा हुआ है। इसको सही करने के लिए हमें नंबर फॉर्मेट को सीखना बहुत जरूरी है। तो ये सीखते हैं। जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है, ये कोर्स फीस के अंदर जो हमने प्लेन टेक्स्ट लिखा है या नंबर लिखा है, इसको आप देखेंगे अभी हमने यहाँ 35,000 लिखा है। अब जैसा इसका नाम है इस कॉलम का कि ये कोर्स फीस है, तो फीस क्या हमारी रुपीज में होनी चाहिए, यानी इसमें जो सिंबल होना चाहिए वो रुपीज यानी करेंसी का सिंबल होना चाहिए। तो अगर आप नंबर्स के अंदर इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन जो डिफॉल्ट है वो है जर्नल नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी आप इसमें जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एज इट इज अप्लाई हो जाएगा। देन इसके बाद नंबर वाला एक फॉर्मेट है जिसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा होगा कि जब भी आप इसे सेलेक्ट करेंगे इसमें 2 डेसिमल पॉइंट ऐड हो जाते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास 35,000 में कोई डेसिमल नहीं है, बट जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे 2 डेसिमल पॉइंट इसमें इंक्रीज हो गए। नंबर्स के बाद हमारा आता है करेंसी फॉर्मेट। तो अगर मैं इसे वापस से जर्नल फॉर्मेट में कर दूं और करेंसी पे फॉर्मेट पे जाके क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर भी डेसिमल फॉर्मेट ऐड हो गया है। साथ के साथ हमारा जो नंबर है उसके आगे डॉलर का सिंबल भी रुपीस का सिंबल इंक्लूड हो गया है। साथ के साथ हम गौर करेंगे तो 35 के बाद एक कॉमा भी लग गया है जो कि क्लियरिटी देता है हमें कि ये जो नंबर है वो डिवाइड है थाउजेंड्स में, तो ये 35,000 हो गया है। ठीक है, इसे थाउजेंड सेपरेटर भी कहते हैं एक्सेल में। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आप देखेंगे करेंसी फॉर्मेट और अकाउंटेंसी फॉर्मेट, ये दोनों ही आपको देखने में अभी सिमिलर समझ में आएंगे। इनका यूज हम धीरे धीरे आगे वाली वीडियो को सीखेंगे, बट ये दोनों ही लगभग सेम दिखेंगे आपको। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अब हम डेट्स पे चलते हैं। तो हमारा नंबर्स पे हो गया काम, अब हम डेट्स पे चलते हैं। डेट्स भी हमारे नंबर्स ही होते हैं, बट डेट्स लिखने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, अब इन्हें देख लेते हैं। जैसे शॉर्ट डेट, अगर आप शॉर्ट डेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है 1 जुलाई यानी जो 07 है और 2024। जबकि लॉन्ग डेट अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 1 जुलाई 2024 लिखा है। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट डेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सारे ही मंथ के जो नंबर हैं वो लिख कर आ रहे हैं, ना कि उनके नाम। लेकिन अगर मैं डेट में जाके और नंबर्स फॉर्मेट में जाके लॉन्ग डेट पे सिलेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे सभी जगह पर उनके मंथ के जो नाम है वो कंप्लीट आ गए। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी आपको हैश दिखेगा इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर सेल में जो नंबर है उसकी लेंथ ज़्यादा है उसके पर्टिकुलर कॉलम से। सो हमें ऐसे में क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है और किसी भी एक डिवाइडर को क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके इंक्रीज करना है। ठीक है, और ये फिक्स हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि अगर हम डेट्स पे काम कर रहे हैं तो हमें डेट्स के 2 ऑप्शन इसमें मिलते हैं प्री डिफाइंड, एक शॉर्ट डेट और एक लॉन्ग डेट। ठीक है, इसके अलावा हम सबसे पहले परसेंटेज देख लेते हैं। तो ये हमारा परसेंटेज का कॉलम है। अब हम इसमें जाते हैं और परसेंटेज देखते हैं। तो जैसे आप परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो परसेंटेज का कॉलम है वो फिक्स हो गया और सब जगह ही परसेंटेज आ गया। लेकिन आप देखेंगे इसमें 2 डेसिमल पॉइंट अननेसेसरीली ऐड हो गया है। कभी बार आपको डेसिमल पॉइंट चाहिए होगा, कभी कभी नहीं चाहिए होगा। अभी इसको भी हम सीखेंगे इसे कैसे फिक्स करते हैं।
ठीक है। तो परसेंटेज के बाद हमारा फ्रैक्शन है, जो कि हमें मुश्किल से ही कहीं यूज़ होता है। अगर आने वाली वीडियो में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको भी सीख लेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नंबर है। अब ये साइंटिफिक नंबर आपको कई जगह देखने को मिलेगा। जब आपका नंबर कुछ 15-16 डिजिट के ऊपर चला जाता है तो उसके बाद एक्सेल उसको पूरा शो नहीं करता, बल्कि उसको साइंटिफिक नंबर में डिफाइन कर देता है। जैसे हम ट्राई करते हैं यहाँ लिखने का 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ठीक है। ओहो, इसमें ऑलरेडी एक फॉर्मेटिंग है, इसे मैं नो फॉर्मेट कर देता हूँ। हाँ देखिए, अब देखेंगे आप, जैसे मैंने इसकी फॉर्मेटिंग जर्नल कर दी तो मैंने जो नंबर लिखा है वो 1 से लेकर काफ़ी बड़ा नंबर लिखा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसका फॉर्मेट जर्नल किया वो जर्नल से ऑटोमेटिक साइंटिफिक फॉर्मेट पे अप्लाई हो गया, जबकि मैंने, आप देखेंगे यहाँ जर्नल सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, फिर भी वो साइंटिफिक है। तो जब भी नंबर जो हमारा होगा, जो भी नंबर हम टाइप करेंगे, अगर उसकी लेंथ 10 डिजिट से ऊपर है, आई गेस मैं इसे वापस से 9 कर देता हूँ, देखते हैं क्या ये साइंटिफिक से नॉर्मल में होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे इसे 9 डिजिट किया, ये वापस हमें नॉर्मल दिखने लगा। अब इसमें 1 डिजिट और ऐड कर देते हैं, 10 डिजिट तक कुछ नहीं हुआ, 1 डिजिट और ऐड करते हैं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैंने बोला था 12 डिजिट के बाद इसने क्या करा, चेंज करना शुरू कर दिया है। तो 12 डिजिट का जो नंबर है वहां तक हमें नॉर्मल फॉर्मेट दिखेगा, उसके बाद साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पास नीचे टेक्स्ट का भी फॉर्मेट है, और आप देखेंगे दोनों लगभग सेम है। तो अभी जो इसमें अप्लाई हो गया है वो टेक्स्ट फॉर्मेट है। अब मैं साइंटिफिक पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें E+11 आ गया, और टेक्स्ट में कर देंगे तो कुछ ज़्यादा कैरेक्टर में दिखा देगा, पर E+11 अभी भी रहेगा। तो बेसिकली हमारी डेली लाइफ में ये दोनों ऑप्शन बहुत कम यूज़ होते हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं करे हैं, ठीक है। अब हमारा जो ऑप्शन बचा है इसमें वो है टाइम का, तो मैंने यहाँ पे एक टाइम भी एंटर कर दिया है। अब हम यहाँ से जाते हैं टाइम पर, तो आप देखेंगे यहाँ टाइम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ 23:46 इसने सेलेक्ट कर रखा है। अगर मैं इसे नॉर्मल फॉर्मेट में कर दूं, जर्नल में कर दूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर प्लस उसमें पॉइंट में नंबर ऐड हो गया, और जैसे मैं इसे टाइम पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइम आ गया। पर आप देखेंगे जैसे इसमें टाइम है पर टाइम के साथ डेट भी है। आइए देखते हैं। जैसे हम शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इसमें डेट भी इंक्लूड था, बट क्योंकि हमने ऑप्शन सिर्फ टाइम का सेलेक्ट किया था तो हमें टाइम ही विजिबल हो रहा था। सो अभी तक हमने सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू को समझ लिया। अब आप देखेंगे इन्हीं ड्रॉप डाउन मेन्यू में जितने भी ऑप्शन थे वो सारे ही, उसमें से कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पे नीचे शॉर्टकट में भी दिए हैं, जिन्हें हम क्विकली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट ड्रॉप डाउन में जाए। जैसे हमें करेंसी फॉर्मेट यहाँ मिलता है, अकाउंटेंसी वाला, ये भी सिमिलर वैसे ही काम करता है जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम इंडिया का, यूएस का, यूके, यूरोप और चाइनीज का भी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा परसेंटेज अप्लाई करने के ऑप्शन है, कॉमा सेपरेटेड स्टाइल करने के, ठीक है। यानी जैसे अगर मान लीजिए मैं इस नंबर को 9 डिजिट वापस कर देता हूँ, ठीक है। अब 9 डिजिट करने के बाद मुझे इसे कॉमा सेपरेटेड करना है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ओहो सॉरी, इसको पहले जर्नल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इस पे कॉमा सेपरेटेड करूंगा, तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने कॉमा सेपरेटेड पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक अकाउंटेंसी फॉर्मेट में तो आ गया, लेकिन इसमें कोई भी करेंसी अप्लाई नहीं हुआ है, और 2 डिजिट भी हमें ऐड हो गया है, तो 1000 सेपरेटर सब में ऐड हो गया। तो हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया होम टैब के क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर्स के बारे में। आपने ध्यान दिया होगा हर एक टैब के बाद हर एक सेक्शन में एक पर्टिकुलर ये पॉइंट दिया है जिसे एक्सपेंडर कहते हैं, या तो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट कहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे हर एक में एक एक ऑप्शन है। आइए हम सीख लेते हैं इनसे होता क्या है, ठीक है। अगर मैं नंबर्स के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसका नाम है फॉर्मेट सेल, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे ये वही सारे ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहला नंबर, देन हमारा अलाइनमेंट वाला, देन हमारा फॉन्ट के साथ बॉर्डर्स जो हमारा ये वाला सेक्शन है, फिल ये कलर वाला, ठीक है, और प्रोटेक्शन का, ये से हम बाद में सीखेंगे। तो आप देखेंगे कुछ जो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं उसको इस डायलॉग बॉक्स में कैटेगरी वाइज मेंटेन किया गया है। आप देखेंगे जो मेन्यू मेरे को हमें ड्रॉप डाउन में दिए गए थे वो सारे मेन्यू भी यहाँ पे दे दिए, जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटेंसी, डेट, टाइम और परसेंटेज।
तो आखिर हमें ये दोबारा से रिपीट क्यों किया गया है डायलॉग बॉक्स में? एक्चुअली इस डायलॉग बॉक्स में और भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन होती हैं जो हमें इस रिबन में नहीं मिलती हैं। जैसे कि अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे 23:49 हो रहा है, बट हम नहीं चाहते कि 23 बज के आए। इसका जो टाइमिंग है वो 12 आवर का फॉर्मेट हमें करना है। तो आप देखेंगे यहाँ 12 आवर फॉर्मेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी मंथ के नाम हैं वो कंप्लीट नाम आ रहे हैं, यानी फुल नेम आ रहे हैं। बट अगर हम ये चाहते हैं कि उनके सिर्फ 3 कैरेक्टर हमें दिखाई दें, जैसे जुलाई का JUL, फेब का FEB और अक्टूबर का OCTI, तो वो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए हमें इस नंबर्स के डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने डेट्स को हाईलाइट कर रखा है, तो ऑटोमेटिक फॉर्मेट सेल्स के अंदर नंबर्स के अंदर हमें डेट वाला सेक्शन सेलेक्टेड मिल रहा है। और आप देख रहे हैं इसमें अभी जो टाइप है, यहाँ पे हमें सैंपल दिख रहा है और साथ में टाइप दिख रहा है। ये यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शंस दिए हैं जिनको हम सेलेक्ट करके डिफरेंट फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप ध्यान देंगे, अगर मैं इस थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे अब वापस से मुझे मंथ की जगह डिजिट मिलने लगे। मैं वापस से डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है उसके आगे स्टार लगा है। ये स्टार लगने का मतलब है कि ये ऑप्शन ऑलरेडी हमें रिबन में अवेलेबल है या डिफॉल्ट ऑप्शंस है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका जो 4th ऑप्शन है उसमें जो ईयर में से 20 है वो रिप्लेस हो गया, वो मतलब रिमूव हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ सिर्फ 24 लिखा हुआ आ रहा है। बट जिस फॉर्मेट की हम अभी बात कर रहे थे, हम चाहते थे कि यहाँ पर जो मंथ है उसके नाम के सिर्फ 3 कैरेक्टर हमें शो करें। तो जब हमें ऐसी कुछ सेटिंग करनी होती है जो हमें अपनी मर्जी से रिक्वायर है, जो इसमें अवेलेबल नहीं है, यानी जो प्रीसेट हमें मिले इसमें नहीं है, तो उसके लिए हमें कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आप कस्टम पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे वेरियस फॉर्मेट नंबर के मिलेंगे, जो कि नंबर फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, परसेंटेज, डेट और टाइम और बाकी कुछ फॉर्मेट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब यह जैसे हमने कहा कि हमें ऐसा फॉर्मेट चाहिए जिसमें हमें डे, मंथ के 3 कैरेक्टर और ईयर मिले। तो हम एक काम करते हैं, इस टाइप के अंदर से जितना भी फॉर्मेट है हम इसे रिमूव कर देते हैं। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसे रिमूव किया, हमारा सैंपल में हमें फिर से लेबल, जो मैंने बताया था आपको डेट का लेबल जो है, सीरियल नंबर, वो दिखने लगा। अब हम इसे फॉर्मेट करना शुरू करेंगे। सो जो हमारा डेट का फॉर्मेट होता है वो DD, D फॉर डेट, M फॉर मंथ और Y फॉर ईयर होता है। तो यानी अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ DD, तो यानी जो डेट है वो हमारी 2 डिजिट की होती है, इसलिए मैंने 2 बार D टाइप किया, देन मैंने डैश लगाया और मैंने लिखा M। आप देखेंगे जैसे मैंने सिंगल M लिखा है यहाँ पे सिर्फ 7 लिख गया। मैंने एक बार और M प्रेस किया तो 07 लिख गया, ठीक है। पर जैसे मैं तीसरी बार M प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे जुलाई का सिर्फ 3 कैरेक्टर हमें यहाँ पे विजिबल हो गया। फिर से मैं प्रेस करूंगा और Y फॉर ईयर होता है, जैसे मैं Y लिखूंगा आप देखेंगे मेरे को आप देखेंगे सैंपल में 24 लिख गया। जैसे मैं दोबारा Y प्रेस करूंगा आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी उसने डबल डिजिट में ले लिया है। जैसे मैं तीसरी बार प्रेस करूंगा आप देखेंगे 2024 हमें विजिबल हो गया है। सो फॉर्मेट को कंसिस्टेंट रखने के लिए हम यहाँ पर 4 Y के ऑप्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। देन हम इसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे जैसा डिजायर फॉर्मेट हमें चाहिए था कि डेट नंबर्स में आए, मंथ का नाम आए बट 3 डिजिट, और ईयर हमें कंप्लीट दिखे, वहाँ यहाँ सेट हो गया। अब चलते हैं हम अपने टाइम के पास और सेम वही काम करते हैं। हम इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। अब आप देखेंगे टाइम के अंदर भी हमें प्री डिफाइन ऑप्शन आ रहा है, जो पहला ऑप्शन जिसपे स्टार लगा हुआ है, जो कि 24 आवर्स का फॉर्मेट है। अगर मुझे इसे 12 आवर्स में करना है तो आप देखेंगे यहाँ एक फॉर्मेट है जिसमें PM लिखा है। अब मैं जैसे इसे ओके करूँगा तो आप देखेंगे ये 11:49 PM आ गया। बट क्या हो अगर मुझे सेकंड नहीं चाहिए, तो मैं वापस से डायलॉग बॉक्स में जाऊँगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट हमें दिया हुआ है 01:30 PM। मैंने इस पर क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ 11:49 PM भी आ गया। इस तरह से जो भी हमारे होम टैब के रिबन में एडिशनल ऑप्शंस हैं वो हमें जो रिबन के डायलॉग बॉक्स है उसमें मिलते हैं। ठीक इसी तरह आप देखेंगे कि जब हम अलाइनमेंट में जा रहे थे तो अलाइनमेंट में हमारे पास जितने भी ऑप्शन थे वो यहाँ सारे मिलेंगे,
ठीक है। जैसे मैंने कहा था आपको कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट्स होती हैं। हॉरिजेंटल में हमारा लेफ्ट, सेंटर, राइट, ठीक है, ये ऑप्शंस होते हैं। वर्टिकल में भी हमारा टॉप, सेंटर, बॉटम, ये ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन है वो धीरे धीरे हम आगे चलते चलते सीखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इंडेंटेशन का भी ऑप्शन है, जो हमने इंडेंट किया था, आपने देखा होगा हमने यहाँ से इंडेंट किया था लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पे इंडेंट का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में इंडेंट हो जाएगा, बट ये ऑलरेडी लेफ्ट से अलाइन है, राइट से अलाइन है, तो इसमें कोई इंडेंटेशन आपको नहीं दिखा। तो हम इंडेंटेशन को एक बार टेस्ट करने के लिए इस पर आते हैं। आप देखेंगे मैं इसका इंडेंट रिमूव कर देता हूँ यहाँ से डिक्रीज करके, तो आप देखेंगे इसका सारा इंडेंटेशन मैंने रिमूव कर दिया। और मैं वापस से अलाइनमेंट के डायलॉग बॉक्स में जाता हूँ और इंडेंटेशन में यहाँ मैं 5 एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं 5 एंटर करूँगा तो आप देखेंगे ये 5 बार इंडेंट हो गया, यानी 5 इंडेंट हो गया इसमें। और इसका जो स्पेस है वो इन सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब में हमने सिर्फ 3 बार इंडेंटेशन किया था, बट कि यहाँ के यहाँ 5 बार। तो इसे फिक्स करते हैं, अलाइनमेंट में जाते हैं और इंडेंटेशन को 3 पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे अलाइनमेंट हो गई वापस से। अगर आप जानना चाहेंगे कि हम कितने इंडेंटेशन लगा सकते हैं, तो हम केवल 250 टाइम्स इंडेंटेशन लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह हमारे पास फॉन्ट के अंदर भी डायलॉग बॉक्स है, और वो सारे ऑप्शन, फॉन्ट के नाम, फॉन्ट के स्टाइल और फॉन्ट के साइज यहाँ पर भी है। अंडरलाइन के ऑप्शन, कलर और नॉर्मल फॉन्ट का ऑप्शन भी यहाँ है। इस डायलॉग बॉक्स का आगे हम बहुत यूज करेंगे मल्टीपल फॉर्मेट को एक बार अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो इनको हम बाद में यूज करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।